ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है 3 Years शी ग्रू, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिसिज्म के फर्स्ट जनरेशन पोएट हैं, और इन्होंने एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलके लिरिकल बैलेड्स लिखा, जो कि रोमांटिक पीरियड का स्टार्टिंग दिखाता है ना। सो देखिए, जो पोएम है वो लूसी के बारे में है। ऑब्वियस सी बात है, लूसी की डेथ हो चुकी है, एंड हम इस पोएम में इससे पहले जितने भी लूसी पोएम्स थे, ये एक लूसी पोएम है, एंड ये फोर्थ लूसी पोएम है ना। सो इससे पहले जितने भी लूसी पोएम्स थे उसमें हम लोगों को पोएट का एंड लूसी का रिलेशनशिप दिखाया गया है ना, कि कैसे पोएट ग्रीव कर रहा है कि लूसी की डेथ हो चुकी है। बट देन इस पोएम के अंदर एक कुछ स्पेशल है। इसके अंदर पहली बात तो ये सबसे बड़ा लूसी पोएम है, और दूसरी बात इसमें नेचर इन्वॉल्व है ना। इसमें जो नेचर है वो भी एक स्पीकर है, हमें उनका काफ़ी काफ़ी उनका पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है ना। ओके, तो जो फॉर्म है वो ये है कि आई गेस सेस्टेट्स हैं। हम देख लेंगे कि कितने सेस्टेट हैं। टोटल मतलब 6 लाइन का एक स्टैंजा है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सो शुरू होता है, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। तो देखिए, मतलब ये है कि 3 साल तक है ना, लूसी जब पैदा हुई तब उसके 3 साल तक शी ग्रू इन सन एंड शावर, कि वो सन में एंड लाइक रेन में, शावर मीन्स रेन है ना, वो बड़ी होती रही। 3 साल तक वो बड़ी होती रही है ना, सूरज में एंड क्या बोलते हैं, बारिश में। देन नेचर सेड, और 3 साल बाद जो नेचर है, यहाँ पे नेचर पर्सोनिफाइड है ना, सो लाइक नेचर काइंड ऑफ बोल रही होती है, जो मदर नेचर है वो बोल रही है, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, कि इससे लवली फ्लावर है ना, हमें यहाँ पे कंपैरिजन मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारी लूसी है उसे काइंडा एक एक फूल के तौर पे दिखाया जा रहा है ना, कि जैसे एक फूल बड़ी होती है वैसे ही लूसी बड़ी हो रही है ना। तो जो नेचर है वो कहती है कि इससे सुंदर फ्लावर है ना, लूसी से सुंदर फ्लावर अर्थ के ऊपर कभी जन्म ही नहीं लिया किसी ने है ना, कभी बोया ही नहीं गया। सोन मतलब बोना है ना, इंट्रोड्यूस करना, जैसे हम कोई चारा लगाते हैं वैसे ही है ना। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, तो नेचर ये कहती है कि ये जो बच्ची है ये तो मैं ले जाऊंगी है ना, ये मेरी है, इसे मैं ले जाऊंगी। शी शैल बी माइन, ये मेरी होगी है ना, इसे मेरी लाइक होना होगा इन अ वे। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और इसे मैं अपने तौर पे जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे बड़ा करूँगी है ना, वैसे एक लेडी बनाऊँगी। ये फॉर एग्जांपल तब के टाइम में एक हाँ, तब के टाइम में जो लड़कियां हैं उन्हें बड़े होने के बाद लेडी कहते थे ना, कि कोई भी लड़की है उसकी परवरिश ऐसे की जाती थी कि वो इवेंचुअली एक अच्छी लेडी बने। एंड बाय लेडी आई मीन रिस्पेक्टेबल वुमन है ना, जिसे जिसे जो बहुत ही सबमिसिव हो, जो बहुत ही बात माने है ना, सोशल पार्टीज़ में जाए, बॉल रूम्स वहाँ पे जाए है ना। ओके, सो जो जो नेचर है वो कहती है कि इसे मैं अपने जैसा मुझे चाहिए वैसा एक लेडी में इसे बनाऊंगी है ना। जो नेक्स्ट 6 लाइन्स हैं वो है, माई सेल्फ विल टू बी माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, की देखिए, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी है ना। तो जैसा ये अपनी जो इनकी बेटी है अभी ना, लूसी, उसे ये कैसे बनाएंगी कि उसके अंदर बोथ लॉ भी होगा एंड इम्पल्स भी होगा। देखिए, लॉ एंड इम्पल्स दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स हैं। लॉ का मतलब होता है आप चीज़ों का पालन करें, आप बहुत ही वॉचफुल रहे है ना, और वही इम्पल्स है, इम्पल्सिव डिसीजन लेना है ना, कि जब जो मनाए तब वो कर देना। तो वो दोनों ही क्वालिटीज़ लूसी के अंदर होंगी है ना, वो इम्पल्सिव भी होगी और वो लॉ अबाइडिंग पर्सन भी होगी है ना। सो उसे पता होगा कि कब मुझे लॉ अबाइड करना है और कब मुझे इम्पल्सिव होना है। तो बेसिकली यहाँ पे नेचर का भी ये दिखाने का तरीका है कि एक बैलेंस्ड पर्सन क्या होता है ना, जिसके अंदर दोनों ही हो। एज यू लाइक, अगर आपको पता है कि जॉर्डन पीटरसन, देयर इज़ अ कोट, वो ये कहते हैं कि यू शुड बी अ मॉन्स्टर एंड देन यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल इट है ना, कि ऐसा नहीं कि आप एक मीक पर्सन हो। यहाँ से एक अच्छा कोट ये भी आता है कि इट्स बेटर टू बी गार्डनर, सॉरी, इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन टू बी अ गार्डनर इन अ वॉर जोन है ना। तो काइंड ऑफ जो पोएम है इसके अंदर भी नेचर यही दिखा रहा है कि जो ये पर्सन है इसमें जस्ट ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही क्वालिटीज़ होंगी, ये बहुत ही सबमिसिव होगा, नहीं, इसके पास दोनों ही क्वालिटीज़ होंगी, ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होगा है ना। तो बहुत लॉ एंड इम्पल्स, इसके अंदर लॉ भी होगा और इम्पल्स भी होगा है ना।
And with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. तो ये सब जगह कुछ फील कर पाएगी ना, चाहे ये गर्ल मेरे साथ है ना, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, मतलब भले ही वो रॉकी लाइक पहाड़ टाइप का प्लेस हो या वो प्लेन हो, यू नो, अर्थ हो या हेवन हो, या ग्लेड, सी ग्लेड का मतलब होता है आई गेस, सी ग्लेड का मतलब होता है शेडी प्लेस है ना, जो बहुत ही शेडेड प्लेस है, जहाँ पे पेड़ के नीचे वाला जो जो पूरा शेडेड प्लेस है, वहाँ पे आपको छाया मिल रही है। एंड बावर होता है कि एक फॉरेस्ट के अंदर या एक वुड्स के अंदर आपको अगर थोड़ा सा जगह मिले जहाँ पे सनलाइट गिर रही है ना, तो एक जगह जहाँ पे आपको सनलाइट मिल रहा है और एक जगह जहाँ पे आपको सनलाइट नहीं मिल रहा है ना, आपको शेड मिल रहा है। सो ग्लेड मीन्स शेडी प्लेस एंड बावर मीन्स जहाँ पे आपको सनलाइट मिल रहा हो, ओपन प्लेस होगा वो, है ना। सो नो मैटर वो कहाँ पे है ना, बेसिकली इन लाइनों का मतलब ये है कि वो लड़की जो हमारी लूसी है, नो मैटर वो कहाँ पे है, वो रॉक में है, पहाड़ों पे है, या वो प्लेन पे है, वो अर्थ पे है कि वो हेवन पे है, वो ग्लेड पे है या बावर में है, इट डजेंट मैटर। शी फील एन ओवरसीइंग पावर, इन सभी जगहों पे उसे एक ओवरसीइंग पावर है ना, ऐसा एक पावर जो उसे देख रहा है, जो उसे हमेशा नोटिस कर रहा है, जो उसकी टेक केयर के लिए वहाँ पे है ना, एक ओवरसीइंग पावर उसे हमेशा फील होता रहेगा। टू किंडल और रिस्ट्रेन, किंडल, सी किंडल का मतलब होता है आग लगाना, है ना। हम जब भी बोलते हैं किंडल मतलब आग लगाना, बेसिक जब हम आग लगा रहे होते हैं तो वी आर किंडल, है ना, हम काइंड ऑफ फायर को किंडल कर रहे हैं। वही रिस्ट्रेन मतलब लाइक अपने आप को रोकना, है ना, रिस्ट्रेन करना। तो दोनों अगेन कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स हैं। किंडल मतलब अगर आपके माइंड में एक लाइक आइडिया आया तो आप रोकते नहीं अपने आप को, है ना, और वही रिस्ट्रेन का मतलब है रोकना। सो अगेन यहाँ पे ये भी सिम्बलाइज किया जा रहा है कि जो लूसी है वो दोनों ही चीज़ कर पाएगी ना, उसे जब अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना, पूरा शो करना है, वो कर पाएगी। एंड वही जब उसे पता होगा कि कब मुझे रिस्ट्रेन करना है, कब मुझे अपने जो फॉर्म है उसे रिस्ट्रेन करके रखना है, लोगों तक नहीं बताना है ना, लोगों में एक्सप्रेस नहीं करना है। तो अगेन एक परफेक्ट बीइंग की यहाँ पे लाइक दिखा रहे हैं, नेचर हमें एक परफेक्ट बीइंग दिखा रहा है जो कि हर वे में बैलेंस्ड है। नेक्स्ट वी हैव शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। सी फॉन जो होता है डियर का बच्चा, है ना, जो सो वो बहुत ही फुर्तीला होता है, बहुत ही क्यूरियस होता है, यहाँ से वहाँ उछलता फिरता है ना। सो शी शैल बी स्पोर्टिव, मतलब वो उतनी ही स्पोर्टिव होगी ना, स्पोर्टी होगी, मतलब खेल धूल में जैसे 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 एक डियर का बच्चा क्या होता है, वो लाइक यहाँ से वहाँ कूदता फिरता है, वो भी कूदती फिरेगी ना। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। तो बोला है कि ये एक डियर के बच्चे की तरह स्पोर्टिव होगी, जो क्या करेगा, दैट वाइल्ड विद ग्ली, जो कि सी ग्ली मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना, खुशी, प्लेजर। सो वो हंस मतलब खुशी से, मज़े में वो अक्रॉस द लॉन, या फिर या तो वो लाइक लॉन जहाँ पे ग्रासलैंड बोल सकते हैं आप, या फिर घर के सामने जो हमारा लॉन होता है, वो वहाँ पे वाइल्डली एक सैवेज पर्सन की तरह जो कंट्रोल नहीं कर रहा है, जो कोई चीज़ उतना वो वॉचफुल नहीं है, वो अपने हंसी मजाक में मज़े लेगी, या फिर वहाँ पे, या फिर और अप द माउंटेन स्प्रिंग, या फिर समुंदर के आसपास जो स्प्रिंग्स हैं, जो वहाँ पे झरने हैं, वहाँ पे, है ना। सो बेसिकली वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करेगी, है ना, कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल एक डियर के बच्चे की तरह, है ना। और एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और उनका जो सी ब्रीदिंग बाम जो होता है, वो होता है कि कोई भी ऐसा एक चीज़ जो आपको रिलीफ देता है ना, सी जैसे आप कहते नहीं है बाम लगा दो मुझे यहाँ पे, है ना, दर्द हो रहा है। सो उसका मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जो आपको रिलीफ दे रहा है, जो आपको लाइक आप पेनफुल हो, लाइक सॉरी आपको पेन फील हो रहा है और वो आपको रिलीफ देगा, है ना। तो शी शैल बी द ब्रीदिंग बाम। तो देखिए, जो इसका बोलने का मतलब ये है कि जो भी लूसी को देखेगा, जो भी लूसी को एक्सपीरियंस करेगा, उसके लिए वो बहुत ही कामिंग होगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा ना, उसके लिए उसकी सारी जो चिंताएं हैं, कष्ट है, वो हट जाएंगे, है ना। ये इतनी रिलीफदायक है। नेक्स्ट वी हैव and hers the silence and the calm of mute insensate things। देखिए insensate मतलब जिसमें सेंस ना हो, जो जो मोर ऑफ अ लिविंग ना हो, है ना, जो अनकॉन्शियस हो, है ना, ऐसी कोई चीज़ें। तो देखिए इसी पैराग्राफ के अंदर इसी स्टैंजा के अंदर हम देखते हैं कि ऊपर वाली 3 लाइन में लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल यहाँ से वहाँ कूदती फिरेगी, है ना, यहाँ से वहाँ वो अपने एक डियर के बच्चे की तरह क्यूरियस होगी, जंप करती फिरेगी, है ना, खेलती फिरेगी। और वही हम जो नेक्स्ट वाले 3 लाइन में देखते हैं कि वो कितनी काम होगी, कितनी साइलेंट होगी, कितनी शांत होगी। सो कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज अगेन एक परफेक्ट पर्सन दिखा रहे हैं वो यहाँ पे।
और एंड हर्स द साइलेंस, और उनका ही जो लूसी है इन्हीं का साइलेंस होगा, एंड काम होगा, कामनेस मतलब बिल्कुल शांत रहना, ऑफ म्यूट इंसेसिड थिंग्स। तो जिस तरह से म्यूट मतलब जो बोल नहीं सकते हैं ना, जिस तरह से जो इनएनिमेट थिंग्स होते हैं, इनसेंसिड थिंग्स होते हैं, जो अनकॉन्शियस होते हैं, वो बिल्कुल आराम से पड़े होते हैं, कोई आवाज़ नहीं, कोई कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, वो बिल्कुल पड़े हुए हैं बस बस वहाँ पे है। सो दिखाया गया है कि जो हमारी लूसी है वो वैसी ही साइलेंट एंड काम भी होगी। तो बेसिकली लूसी को दोनों चीज़ आता है, उसे यहाँ से वहाँ कूदना, स्पोर्ट लाइक खेलना कूदना आता है, एंड उसे शांत बैठे रहना भी आता है दोनों ही उसकी क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो है, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शेल लेंड टू हर एंड हर द विलो बेंड। ओके, देखिए फ्लोटिंग क्लाउड्स मतलब जो आसमान में क्लाउड्स हैं, जो मेघ है, बादल हैं, वो फ्लोट करते हैं ना, वो यहाँ से वहाँ फ्लोट करते रहते हैं एफर्टलेसली। देयर स्टेट, तो उनका जो स्टेट है, उनका स्टेट ऑफ बीइंग है ना, जैसे वो है, वो कैसे है, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं बहुत ही एफर्टलेसली, है ना। ये जो एफर्टलेस स्टेट है, जहाँ यहाँ से वहाँ चले जाने की जो ये कला है ना, ये शेल लेंड टू हर, ये वो लूसी को देंगे, मतलब लूसी के अंदर भी एक कला होगी, है ना, कि वो यहाँ से वहाँ चली जाए, वहाँ से वहाँ चली जाए बहुत ही एफर्टलेसली, या फॉर हर द विलो बेंड। तो देखिए ये जो दो अभी मैंने अगेन दो जो हमने लाइंस पढ़े हैं, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहले मैं सेकंड वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर हर द विलो बेंड, सी विलो एक पेड़ होता है ना, इसके ऊपर आपने ऑफन अगर कोई सीनरी देखा होगा, कोई सीनरी आपने देखा होगा जो जहाँ पे जो बर्फ़ है वो एक पेड़ के ऊपर पूरी है और पेड़ थोड़ा सा झुक गया है। सो विलो की ट्रीज़ जो है वो बहुत ही कॉमन होती है इंग्लैंड में, और होता ही है कि बर्फ़ गिरती है उनके ऊपर और वो जो पेड़ हैं वो थोड़ा झुक जाते हैं ना, और फिर जैसे ही गर्मी आने स्टार्ट होती है और बर्फ़ पिघलता है तो वो वापस अपना जो फॉर्म है वो रिटेन कर लेती है ना, वापस वो जैसे पेड़ थी वैसे हो जाती है। बट देन बर्फ़ जब उनके पड़ती है तो बर्फ़ की वजह से वो जो पेड़ है वो झुक जाता है। सो वो विलो ट्रीज़ होती है ना। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की है कि वो क्लाउड जैसी फ्री होगी, है ना, क्लाउड्स की तरह यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव करेगी, और बट वो अपने आप में इतनी अथॉरिटी भी होगी कि विलो भी उसके सामने बेंड कर जाएगा, है ना। सो वो अथॉरिटी होगी भी जिसके सामने विलो बेंड कर जाएगा, एक पेड़ पूरा बेंड हो जाएगा, और वो इतनी फ्री भी होगी, इतनी अनअथॉरिटेटिव भी होगी कि वो यहाँ से वहाँ घूम पाए, फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है आपके आपके कॉलेज का, वो डीन है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें नहीं कर सकता, वो उसे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, उसे डिसीजन लेने से पहले कोई सोचना पड़ेगा ना कि ये इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, है ना। वही जो एक ऐसे ही पर्सन है जिसका कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो यहाँ से वहाँ, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या समझेगा, उनके सामने कुछ भी है वो खेल लेंगे ना, वो लाइक मड के ऊपर पूरा सब जगह मड से खेल लेंगे ना। वही जो बड़े लोग हैं वो नहीं करते ना। सो यहाँ पे यही दिखाया गया कि जो लूसी है वो दोनों चीज़ करने में कैपेबल होगी, वो इतनी फ्री होगी कि वो यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से घूम पाए, और वही वो इतनी अथॉरिटेटिव भी होगी कि जो विलो है वो भी रिस्पेक्ट करे उसे, है ना, वो भी उसके सामने झुक जाए। Nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. Okay, so देखिए, nor shall she फेल टू सी, मतलब वो ये भी उसे मतलब दिखाई देगा, है ना, वो ये चीज़ नोटिस करने में चुकेगी नहीं। क्या चुकेगी नहीं? इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टोम, कि जब स्टोर्म आया है ना, स्टोर्म मतलब झौर होता है ना, कोई बवंडर टाइप का, है ना, जब कोई तूफान आया, है ना, वो तूफान आया तब भी वो चीज़ भूलेगी नहीं। क्या नहीं भूलेगी? ग्रेस दैट शेल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाई साइलेंट सिंपथी। देखिए सिंपथी क्या होता है? जब आप किसी पर्सन का दुख दर्द समझते हैं ना, दो टर्म होता है, एक है सिंपैथी, एक है एम्पैथी। जो एम्पैथ पर्सन होता है वो सामने वाले का पेन एग्जैक्टली फील कर रहा होता है ना। जैसे कि अगर आपको दुख है, आपको दुख हो रहा है, आपको लॉस हुआ है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, और अगर मैं एक एम्पैथ हूँ तो मैं आपको देखूंगा और मुझे भी वो दर्द होगा, है ना, जो ऐसा एग्जैक्टली दर्द आपको हो रहा है मुझे भी वैसा दर्द होगा। बट सिंपैथी कुछ और होता है। सिंपैथी ये होता है कि आपको दर्द हो रहा है और मैं रिकग्नाइज़ कर रहा हूँ कि आपको दर्द होता है, सो मैं बहुत ही आपको सांत्वना दे सकता हूँ, आपको आपके आपके साथ रह सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं चीज़ों का टेक केयर कर सकता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें बेटर हो, बिकॉज मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपका पेन क्या है एंड मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, है ना। सो होती है सिंपथी बाई साइलेंट सिंपथी, लाइक किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि देखिए मतलब
जैसे अक्सर एक पर्सन को बोलना पड़ता है कि मैं ऐसे फेज से जा रहा हूँ, तब लोग समझते हैं ना। बट देन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली आपका हालत क्या है ना, कैसा चल रहा है, डिप्रेशन या फिर आपके लाइफ में कोई चीज़ बुरा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको देख के ही वो बता देते हैं ना। सो यहाँ पे जो हमारी लूसी है वो भी, उसके पास ग्रेस है ना, वो इतनी ग्रेसफुल है कि, और उस जो उसका बॉडी है, जो उसका फॉर्म है, जो उसका अंतरात्मा है ना, जो उसका लाइक जो उसका जो फैक्टर है जिसने लूसी को बनाया है ना, जिसने उसको मोल्ड किया है, जैसे कि हम लोग हमारे सर्कमस्टेंसेस हमें बनाते हैं ना, कि जैसे हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग, वैसे ही हम इवेंचुअली एंड अप करते हैं ना। सो जो लूसी है वो इतनी ग्रेसफुल है ना, उसका जो फॉर्म है, उसका जो बॉडी है, उसका जो माइंड है, वो इतनी पवित्र ग्रेस से बना हुआ है कि स्टोर्म जब जब बाहर लाइक स्टोर्म हो, जहाँ पे बाहर बवंडर चल रहा हो, बट देन अभी भी उसका जो मन है वो शांत रहेगा, वो अपना ग्रेस भूल नहीं जाएगी। अब ऑफन इसी का ऑपोजिट रियल वर्ल्ड में होता है ना। रियल वर्ल्ड में आपके सामने जब कठिनाई वाला समय आता है ना, आप कष्ट में होते हैं, आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं ना, आप काइंडा कठोर बन जाते हैं, आप बिटर बन जाते हैं ना। आप सोचते हैं कि दुनिया ने मेरे साथ इतना धोखा किया एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं भी बदले में वही दूंगा। बट देन ट्रूली मैच्योर पर्सन कौन होता है ना, जो एडवर्सिटी के मुंह पे भी बिल्कुल काम एंड जेंटल एंड पीसफुल रह पाए, है ना। सो दिखाया गया है कि जो लूसी है वो भी वैसी है। भले ही कोई भी संकट आ जाए, भले ही कोई भी स्टॉर्म आ जाए, वो अपना जो जो उसका ग्रेसफुल नेचर है ना, जो जो वो इतनी अच्छी एज अ पर्सन है, वो वैसे ही बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाला है ना। ये दिखाया गया है इन लाइनों में। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टैंजा है वो है, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। तो मतलब क्या है, तब द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, कि जो आधी रात के तारे हैं ना, जो आधी रात में जो तारे आते हैं नाइट स्काई पे, वो भी उसे डियर होंगे, है ना, वो भी उसे वो उन्हें भी बहुत लाइक करेगी, वो उनके भी बहुत क्लोज होगा, है ना। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड, और उन्हें सब कुछ पता होगा। बेसिकली इन जो नेक्स्ट आने वाले सेंटेंसेस का मतलब है कि उन्हें सब कुछ ही पता होगा, वो कोई चीज़ इग्नोर नहीं करने वाली, है ना। ये एक इग्नोरिंग पर्सन नहीं है। 12 बजे वाले तारे हैं ना, जो उस टाइम निकलते हैं, जो उस टाइम नाइट स्काई में छाए रहते हैं, वो उन्हें भी नोटिस करेगी, वो भी उनको प्यारे होंगे। और ऐसे सीक्रेट प्लेसेस है ना, इन मैनी सीक्रेट प्लेसेस, सो जितने भी सीक्रेट प्लेसेस हैं जहाँ पे रिवलेट्स मतलब रिवर्स है ना, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स होते हैं, छोटे छोटे जो जल के धारे होते हैं, उनमें वे रिवलेट्स डांस, जहाँ पे ये छोटे छोटे धारे हैं वो डांस करते हैं देयर वेवर्ड राउंड। देखिए वेवर्ड का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल, है ना। तो उनका जो पाथ होता है ना, रिवर्स का जो पाथ होता है, स्ट्रीम्स का जो पाथ होता है, वो प्रेडिक्टेबल तो होता नहीं, वो तो कहीं से भी चली जाती है ना, जहाँ पे उनको थोड़ा सा नीचा दिखाई दे वो वहाँ से चली जाती है ना। आप काइंडा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ से वो जाने वाली है, बिकॉज वो यहाँ घूमते 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 चली ही जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे बोला है क्या है कि जो हमारी जो लूसी है, वो उनका कान सब जगह रहता है ना, वो सब कुछ देखती है, सब कुछ नोटिस करती है। तो शी शैल लीन हर ईयर, कि जो अपना वो कान लगाएगी, कहाँ पे लगाएगी, इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस, ढेर सारे सीक्रेट प्लेसेस पे, जहाँ पे यूजुअली कोई कान लगाता नहीं, जहाँ जो यूजुअली लोग नोटिस नहीं करते हैं ना। हम फॉरेस्ट के थ्रू जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हम बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें मिस कर जाते हैं, बट देन ये नहीं करने वाली है ना लूसी, वो ब्यूटीफुल चीज़ें मिस नहीं करने वाली। वह रिवलेट्स डांस, और वो इन जगहों पे भी कान लगाने वाली है जहाँ पे जो रिवर्स है, जहाँ पे जो स्मॉल स्ट्रीम्स है वो डांस करती है, वो वहाँ से बहती है ना, अनप्रेडिक्टेबल रास्तों पे। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और जो ब्यूटी बॉर्न हो रहा है ना, जो इस चीज़ का ब्यूटी है, ये जो कल की आवाज़ है ना, मर्मरिंग साउंड मीन्स जो पानी जो मरमर करता है ना, जो कल की आवाज़ आती है, उससे उससे जो ब्यूटी बॉर्न होता है, शेल पास इन टू हर फेस, वो उनका पार्ट होगा, है ना, वो लूसी का पार्ट होगा, लूसी के फेस का पार्ट होगा, है ना। इसका मतलब है कि लूसी अपने आप में और ब्यूटीफुल है ना। इसके ये नेचर, इन अ वे ये खुद नेचर का पार्ट है ना, नेचर ने इसे अपना लिया है, नेचर के हर एक एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, परफेक्ट है ना। नेक्स्ट एंसा इज, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। देखिए वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीलिंग्स ऑफ डिलाइट मतलब खुशनुमा चीज़, है ना, प्लेजर। तो इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स जो है प्लेजर के,
वो शैल रियर हर फॉर्म। देखिए रियर मतलब रेयर का के कि इस कॉन्टेक्स्ट में रेयर का जो मतलब है वो है बड़ा करना है ना, बिल्ड करना, ग्रो करने में हेल्प करना है ना। शैल रियर हर फॉर्म, और फॉर्म मतलब बॉडी है ना, टू स्टेटली हाइट, मतलब जो उनका जैसा उन्हें लाइक बनना था है ना, जिस फॉर्म में उन्हें आना था, जिस हाइट तक उन्हें आना था। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा ये बात नहीं कर रहे कि हाइट इन द सेंस कि आपकी हाइट कितनी है, नहीं नहीं नहीं, एज अ पर्सन आपके कहाँ तक ग्रो करने वाले हैं ना। तो ये जो वाइटल, ये जो हंसी खुशी का माहौल है उनके अंदर, जो हंसी खुशी का जो की फीलिंग्स है, ये उन्हें ग्रो करती है ना। वो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर आपका अगर इन्वायरमेंट बहुत ही ख़राब है ना, आप हमेशा दुखी फील करते हैं, रिप्रेस्ड फील करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं ना, आप रिप्रेस्ड रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको आपके मन के अंदर बिटरनेस रहती है ना। वही एक पर्सन जो बहुत ही हैप्पी चाइल्डहुड में रहता है, वो बहुत ही हैप्पीली ग्रो करता है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने मम्मी पापा से बातें कर पाता है, सब सारी फीलिंग्स शेयर कर पाता है ना, उसे एस्केप नहीं करना पड़ता। तो ऐसा एक पर्सन ऑब्वियस सी बात है अपना अपना फुल पोटेंशियल रीच करेगा। तो यही बोला गया है कि जो हमारी ये पर्सन है इतनी खुश मिजाज है, ये इतनी फ्रीली डिलाइट, अपने जो उनके वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट है, इन्होंने हेल्प किया है इसे ना, लूसी को, बिकॉज ये चीज़ें एक्सप्रेस कर पाती है, ये खुश रह पाती है, बिकॉज इसे खुश रखा गया है ना। तो ये बड़ी हो पाती है, अपने फुल पोटेंशियल तक रीच कर पाती है ना, जो उसका स्टेटली हाइट है, जितना उन्हें होना था वहाँ तक वो पहुँच पाती है। हर वर्जिन bosom swell, such thoughts to Lucy I will give, while she and I live together live, happy in here in this happy dell. देखिए वर्जिन का यहाँ पे जो मतलब है वो है प्योर है ना, प्योर, अनटच्ड, अनमैरिड आप बोल सकते हैं ना। तो हर वर्जिन बज़म स्वेल, कि उनका जो वर्जिन बज़म है, चेस्ट है, वो स्वेल करेगा, वो फूल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी काइंड ऑफ मीनिंग, दो तरह की मीनिंग यहाँ से निकल के आती है। फर्स्ट ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो एज अ लेडी वो ग्रो करेगी, एज अ लेडी वो परफेक्टली ग्रो करेगी। और दूसरा जब हम बोलते हैं कि कि सीना चौड़ा हो गया है ना, आप बहुत ही प्राइडफुल है, आपको बहुत ही गर्व है कि एज अ पर्सन आपने कैसा ग्रो किया है ना। तो दोनों ही वेज में इनका डेवलपमेंट दिखाया गया है, लूसी का डेवलपमेंट दिखाया गया है। ये फुल फ्लेज्ड लेडी बन चुकी है ना। सच थॉट्स, तो अब नेचर कह रही है कि ऐसे थॉट्स जो ऊपर अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे थॉट्स वो लूसी को देंगी है ना। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव वाइल शी एंड आई लिव टुगेदर। कब देंगी वो ये, जैसे कि वो मतलब कि जो लूसी और वो है, वो दोनों एक साथ मिलके रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, हैप्पी डेल में है। डेल मतलब है वैली है ना, छोटी सी वैली होती है जो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है वैली, वहाँ पे ये दोनों रहते हैं। वहाँ पे कौन रहता है, नेचर रहती है और लूसी के साथ रहती है ना। तो वहाँ पे बैठे बैठे लूसी को वो ये सब शिक्षाएं देंगी, ये सब थॉट्स उसके अंदर पास करेंगी है ना, उसे देंगी। नेक्स्ट द नेचर स्पीक, सी देखिए ये लास्ट स्टैंजा है। तो अब तक जो है हम गुणगान सुन रहे थे कि कैसे नेचर जो है वो लूसी को कैसे बड़ा करेंगे है ना। तो फाइनली नेचर ने बड़ा कर लिया और अब वो बोल रही है द नेचर स्पीक, और ऐसे नेचर ने कहा द वर्क वॉज डन, कि मेरा जो काम है वो पूरा हो गया है ना। काम जो मैंने अब तक का जो ये मैंने काम सोचा था कि लूसी को कैसे बड़ा करूँगी, वो मेरा पूरा हो चुका। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी। तो देखिए शुरू में हमारा जो पोएट था है ना, उन्होंने स्टार्ट किया था और फिर उन्होंने जल्दी ही नेचर का पर्सपेक्टिव देना स्टार्ट किया था है ना। बट देन इस पॉइंट तक ही सो नेचर ने अपना काम कर दिया, नेचर ने पूरा बोल लिया जहाँ तक बोलना है। बट देन ये जो लास्ट की लाइंस हैं हाउ सून से लेकर, ये हमारे अगेन पोएट बोल रहे हैं। सो वो बोलते हैं हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, कि कितनी जल्दी ही जो मेरा लूसी का जो रेस था है ना, उनका जो टाइम पीरियड था अर्थ के ऊपर वो ख़त्म हो गया, वो रन हो गया ना, उनका रेस पूरा हो गया है ना। जिस तरह से रेस पूरा होने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, उसी तरह लूसी का भी जो टाइम है वो ख़त्म हो गया और उनका जो यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो टाइम था वो एंड है। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन, वो मर गई है ना, उनकी डेथ हो गई। एंड लेफ्ट टू मी, और वो मेरे लिए क्या छोड़ के गई, दिस हीथ, ये अनबैसी, हीथ का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड लैंड है ना, जहाँ पे कल्टीवेशन ना हुआ हो। तो वो मेरे लिए ये खेत छोड़ के गई जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो सकता है ना, ये बंजर ज़मीन एक तरह से छोड़ के गई। दिस काम एंड क्वाइट सीन, और ये जो शांत और क्वाइट है ना, क्वाइट मतलब चुपचाप, सीन मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है इस सीन के अंदर, तो वो मेरे लिए ढेर सारा सन्नाटा छोड़ के गई है ना। द मेमोरी ऑफ वट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी,
और वो मेरे साथ ढेर सारी मेमोरीज छोड़ के गई कि क्या थी, जब लूसी थी तो कितना खुशनुमा माहौल था। ऑब्वियसली बात है, एक लवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइक उनका, ऑब्वियसली उनका लव इंटरेस्ट है ना। और एक बार वो चला जाता है तो आपका आपका लाइफ पूरा सूना हो जाता है, आपको बहुत बुरा लगता है, आपको ख़राब लगता है, आप पास्ट में जाते हो, उन मेमोरीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, है ना। और आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वो पर्सन जा चुका है। तो उसी तरह ये पर्सन भी है, जो यहाँ पे जो पोएट है वो भी यही सोच रहा है ना, वो भी मेमोरी एक्सपीरियंस कर रहा था, मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, कि क्या वो थे, क्या वो हसीन पल थे, एंड नेवर मोर विल बी, और दोबारा कभी नहीं होंगे, है ना, बिकॉज जो लूसी है वो जा चुकी है। तो ये रही हमारी पोएम। जो पोएम है वो एक, देखिए ये रहा, 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल मिला के 7 स्टैंजास की है, और सेस्टेट में है बिकॉज 6 लाइनें हैं ना। सेस्टेट मीन्स 6 लाइनों का एक स्टैंजा। तो ये रही हमारी पोएम। पोएम का नाम है 3 Years She Grew। ये लूसी पोएम में 4th पोएम है, और सबसे लंबा, लाइक लॉन्गेस्ट लूसी पोएम भी है। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।